अब नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं बेटा अपन, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की यूनिट, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर लेते हैं अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने वैसे पहले थोड़ा बहुत सुन रखा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट दी केमिकल बॉन्डिंग एग्जांपल्स, जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह सब पढ़ते हो। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स आप डायपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में सुनते हो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म को लेके। सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो सी दैट पार्ट, the stereoisomers which can be formed by the restricted rotation of the group or atoms about a unit। किसी यूनिट के अबाउट अगर ग्रुप और एटम्स का रोटेशन restricted हो, and if the change in the aerial distance is observed, है ना, if they are observing the change in the aerial distance due to the restricted rotation, then the isomers are known as the geometrical isomers। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं एक बार। The stereoisomers which can be formed by the restricted rotation of the group or atoms about a unit, if observed the change in the aerial distance, then the isomers are known as the geometrical isomers। ठीक है, अब इसमें अगर ये देखना हो कि कौन से वाले मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, कौन से में नहीं होती, जैसे अपन ने इससे पहले प्रीवियस सेक्शंस पढ़े थे, तो जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अपन बात कर रहे थे तो ये देखा था कि कब चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, कब पोजीशन हो सकता है, कब फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कब टोटोमेरिज्म हो सकता है, एटसेट्रा। उसी तरह से अपन ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि सर कौन से मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो जीआई शो कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, और कौन से ऐसे होंगे जो जीआई शो नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस को इंडिकेट कर रहा हूँ सो दैट आप एक्चुअली क्या है इस चीज को थोड़ा इलेबोरेटली ढंग से समझ पाओ। सबसे पहले वी आर राइटिंग दी कंडीशंस ऑफ दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या क्या कंडीशंस होती है, पहला जो दिया वो दिया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ दी ग्रुप और एटम्स। ये तो ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है, कि जब भी अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है चेंज इन द एरियल डिस्टेंस, है ना। तो एक तो हो गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ द ग्रुप और एटम्स, और एक हमारे पास हो गया चेंज इन द एरियल डिस्टेंस बिटवीन द ग्रुप और एटम्स। ठीक है, अब ये कहां पे ऑब्जर्व होगा, किस तरह से एग्जांपल में इनकॉर्पोरेट होगा, तो वी आर गोइंग विद द कंडीशन नंबर 3 अबाउट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट कैसे पता लगेगा कि मॉलिक्यूल में जीआई एग्जिबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक बहुत माइन्यूट सी और सीधी सी कंडीशन है, वो ये कि आपने जैसे कार्बन कार्बन के ऊपर दो ग्रुप को लगा दिया, डबल बॉन्ड के थ्रू दो वैलेंसी तो वैसे ही सेटिस्फाई हो गई, बची भी दो वैलेंसी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस तरह से रखा कि इधर वैलेंसी दे दी x और y, और इधर वाले कार्बन पे वैलेंसी दे दी p और q। सिंपल सा एक कंडीशन हो गया कि अगर बाय द वे इफ x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब इस कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट हो, ठीक है, और p एंड नॉट इक्वल टू q, मतलब p और q ये दोनों भी डिफरेंट अगर हो, तो मॉलिक्यूल में जो है वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल विल शो अबाउट दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, C से जुड़ी हुई दो वैलेंसी एक्स वाई डिफरेंट होनी चाहिए, C से जुड़ी हुई यहां भी दो वैलेंसी P और Q डिफरेंट होनी चाहिए, दैट विल बी गिविंग अस व्हाट दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल अभी थोड़ी देर में लेते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन की बात करूं मैं यहाँ पे नंबर 4, कि जैसे अगर बाय द वे इफ द एग्जामिनर वुड हैव बीन गिविंग अस द C डबल बॉन्ड N। अब N को एक्चुअली कितनी वैलेंसी होती है, तो 3, तो 3 वैलेंसी हो गई, 3 तो बॉन्ड हो गए, और यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर आ गया, राइट, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर वाला पार्ट आ गया। तो इसमें भी हमारे पास कंडीशन क्या हो गई जीआई की, तो इसमें आपके पास ये हो जाएगा कि C डबल बॉन्ड N के अबाउट यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो व्हाटसोएवर इट इज, और इधर अपने पास x और y दे रखा हो, तो सिंपल सा पार्ट हो गया कि अगर x और y ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इन दैट केस मॉलिक्यूल में जीआई एग्जिबिट होगा। z आपका कुछ भी रहे, वेदर द z कैन बी इज इक्वल टू x, z कैन बी इज इक्वल टू y, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, z हमारे पास जो है अल्टीमेटली कोई भी एटम लगा रखा हो। ठीक है, एक साइड में यहाँ पे लोन पेयर हो गया, तो एक बार ऐसा होगा कि लोन पेयर का ओरिएंटेशन टुवर्ड्स x वाली साइड होगा, और एक बार लोन पेयर का ओरिएंटेशन टुवर्ड्स y वाली साइड होगा। ठीक है, अभी इसको अपन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के थ्रू और डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री को बनाते हुए आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक कंडीशन मैंने यहाँ पे ली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट, एक कंडीशन मैंने ली यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड के अबाउट, और एक कंडीशन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अबाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। ठीक है, अब जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के बारे में अगर अपन कमेंट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सी दिस पार्ट, तो N N डबल बॉन्ड
आप बना दो और यहाँ पे आप कुछ भी रख दो, कीप इट एज Z1 एंड Z2। ये ऐसी यूनिट हो गई कि इस वाले पार्ट में हमारे पास ऑलवेज GI का कंडीशन बनेगा। ठीक है, आपका Z1 Z2 सेम हो डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही वैलेंसी अपन Z1 वाली दे रहे हैं एक नाइट्रोजन के ऊपर और एक ही वैलेंसी अपन Z2 वाली दे रहे हैं दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर, तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास दोनों Z1 Z2 सेम साइड हो सकते हैं, अपोजिट साइड हो सकते हैं। तो ये वाली यूनिट हो गई जहां पे हमारे पास ऑलवेज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा। ठीक है, अब ये मैंने सिंपल सी 3 कंडीशन लिखी जो मैक्सिमम केसेस में आपके पास एग्जाम में आपको मिलेंगी। ठीक है, साइक्लिक एग्जाम्पल अभी लेंगे इसके बाद, पर अभी इन 3 एग्जाम्पल्स के रेस्पेक्ट में या 3 कंडीशन के रेस्पेक्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं और उन क्वेश्चन में अपन ये फाइंड आउट करेंगे कि मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखना रहेगा और एक चेंज इन एरियल डिस्टेंस देखना रहेगा। ठीक है, आप इसको पोज करना वीडियो को और पोज करने के बाद ये कंडीशंस को जो है नोट डाउन कर लेना कि किस तरह से मॉलिक्यूल में GI देखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। राइट, अब अपने पास यहां पे जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो देखते हैं अपन एग्जाम्पल। अब अपन लेते हैं बेटा एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दी गिवन कंडीशंस। जो अभी अपन ने कंडीशन पढ़ी थी उसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले जो पहला एग्जाम्पल लिखा उसमें दिख रहा है आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंपल मॉलिक्यूल 2 दे रखा है। इस कार्बन की जो 2 वैलेंसी है वो तो सेटिस्फाइड हो रही है कार्बन से, रेस्ट ऑफ द 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है मिथाइल और हाइड्रोजन वाले ग्रुप से। आर दे आर सेम और डिफरेंट? द आंसर इज डिफरेंट, तो x नॉट इक्वल टू y है। इसी तरह से यहां पे अगर देखूंगा तो p नॉट इक्वल टू q है। अब अगर मैं यहां पे ग्रुप देख रहा हूं, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, तो रेस्पेक्टिवली ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या शो करेगा? GI शो करेगा। ठीक, एक चीज और देख सकते हो, आपको कंडीशन बताया था कि रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और एरियल डिस्टेंस डिफर होना चाहिए। तो एरियल डिस्टेंस कैसे डिफर करेगा बच्चे? इस हाइड्रोजन के सेंटर से इस हाइड्रोजन के सेंटर का डिस्टेंस मान लो समथिंग a दे रखा है। अगर आपने यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक किया और हाइड्रोजन को ऊपर लगाया और He को नीचे किया, तो हाइड्रोजन से फिर हाइड्रोजन की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो जब सेम साइड में ग्रुप थे तो डिस्टेंस समथिंग a आ रही थी, जैसे ही ग्रुप यहाँ पे अपोजिट साइड में चले जाएंगे तो डिस्टेंस कुछ b आएगी। तो दे आर नॉट इक्वल, तो अगेन चेंज इन एरियल डिस्टेंस, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, कंपाउंड हमारे पास क्या शो करेगा? GI शो करेगा। अब अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो देखो लेफ्ट वाली साइड में तो मिथाइल और H वाला पार्ट दे रखा है, दे आर नॉट सेम, लेकिन राइट्स वाली साइड में दोनों जो है वो क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट। तो आप इस हाइड्रोजन को ऊपर नीचे भी कैसे भी शिफ्ट करोगे तो भी आपके पास कोई नई ज्योमेट्री तो मिल नहीं रही यहाँ पे। तो इस कंपाउंड के अंदर मेरे पास कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आई सेड एरियल डिस्टेंस का वेरिएशन आना चाहिए। अब आप ये देख लो, इस हाइड्रोजन के सेंटर से इस हाइड्रोजन का डिस्टेंस समथिंग a है, इस हाइड्रोजन को आप ऊपर रख दो, इस हाइड्रोजन को नीचे रख दो, तो बात तो फिर भी वही रही ना। तो हमारे पास इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखेगा। फिर आ जाओ बेटा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, अगेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो जरा, ऊपर क्लोरीन है नीचे मिथाइल है, आर दे आर सेम? नहीं। इधर कौन है? ब्रोमीन है, इधर कौन है? फ्लोरीन है, आर दे आर सेम? नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन के हिसाब से प्राइमरीली अगर देखूंगा तो GI दिख रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लोरीन के सेंटर का ब्रोमीन के सेंटर से डिस्टेंस समथिंग x है। अगर आप Br को डाउनवर्ड साइड लिखो और Cl को यहीं रहने दो तो इसके साथ जो डिस्टेंस होगा वो रिलेटिवली क्या होगा? चेंज हो जाएगा। आई मीन टू से कि जैसे मैंने क्लोरीन लिखा, डबल बॉन्ड लिखा, यहां Br किया, यहां पे F कर दिया और इधर क्या कर दिया? CH3। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास अलग आएगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो अलग आएगी, एंड दे आर नथिंग बट व्हाट? दी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बस ये देखना था कि कार्बन के अबाउट x नॉट इक्वल टू y, p नॉट इक्वल टू q, दे विल शो व्हाट? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और आ जाओ जरा फोर्थ वाले एग्जांपल के ऊपर। फोर्थ वाले एग्जांपल के ऊपर दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड, पलट के ऊपर लिख दो, H को नीचे लिख दो, अपोजिट साइड, एक सिस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर। तो आपके पास यहाँ पे ये कंपाउंड भी क्या शो करेगा? GI शो करेगा। आपको कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल सा पार्ट, x नॉट इक्वल टू y, p नॉट इक्वल टू q, इसको चेक कर लो, विल बी एबल टू सी दी आइसोमेरिज्म। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर नंबर 5। पांचवें एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो ये आ गया C डबल बॉन्ड N वाला कंडीशन। अगेन डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। अब इस कार्बन के अबाउट अगर देखूंगा तो मिथाइल और हाइड्रोजन दे रखा है। अभी यहां देखोगे तो HOH सेम साइड है, आप ऐसे ले लो, दीज आर कॉल्ड ऑक्साइम्स। इन कंपाउंड्स को अपन ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, एसीटेल्डोक्सिम करके कंपाउंड होता है, इसको अपन देखेंगे आगे, एसीटेल्डोक्सिम, OXIM जो है दैट इज टेकन एज सफिक्स। एसिटल्डिहाइड से जब NH2OH की रिएक्शन होती है तो एसिटल्डोक्सिम बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म अब जब आगे पढ़ोगे तो उसके अंदर ये चीजें देखने को मिलेंगी।
अभी बस एक सिंपल सा पार्ट जो अपन देख रहे थे वो ये है कि कार्बन नाइट्रोजन के अबाउट जो डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के अलोंग N से OH जुड़ा हुआ है और C से H और Me जुड़ा हुआ है। अभी अपन रेफरेंस H का ले लेते हैं। H के सेंटर का OH के सेंटर के साथ जो डिस्टेंस है वो X है। अब आप ये देखो डबल बॉन्ड के ऊपर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड, अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक करके इस OH को ऊपर लगाऊं, लोन पेयर को नीचे ले लूं, तो OH के रेफरेंस में H का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अगेन ये मॉलिक्यूल जो होगा दैट विल शो GI। अगेन कंडीशन डिपेंडेंट ले लो, C से जुड़े हुए X नॉट इक्वल टू Y है और N पे कोई भी ग्रुप जोड़ दो, दैट विल शो व्हाट दी GI। ठीक है, इफ X एंड Y आर नॉट सेम। आ जाते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 6 पे। 6 पे हमें दो डबल बॉन्ड की यूनिट दे रखी है। ये कार्बन कार्बन वाली यूनिट हो गई। इस कार्बन कार्बन वाली यूनिट के अलोंग मिथाइल हाइड्रोजन विनाइल, दिस इज नथिंग बट विनाइल ग्रुप एंटायर, और ये हो गया हाइड्रोजन। तो ये यूनिट तो GI एग्जिबिट करेगी। ठीक है, अच्छा इस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी सेंटर पे क्या दे रखा है, CH2। इस CH2 के रेस्पेक्ट में बोले सर इस डबल बॉन्ड के अबाउट क्या GI होगा क्या, तो ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन के अलोंग, तो दोनों ग्रुप कौन है मेरे, हाइड्रोजन। तो इस यूनिट के अलोंग कोई भी GI वाला पार्ट नहीं होगा। जो GI वाली यूनिट हो गई वो ये वाली यूनिट हो गई, मतलब मॉलिक्यूल में पूछे GI होगा क्या, तो आंसर यस। इसके अबाउट तो यस है, इसके अबाउट नो है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल अगर बात करें तो कंपाउंड इज शोइंग GI अबाउट द गिवन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, नंबर 7 में दिख रहा होगा दोनों मिथाइल सेम, दोनों इथाइल सेम, कंपाउंड को GI होगा क्या, तो आंसर इज नो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, देखना जरा, क्लोरीन ब्रोमीन दे आर नॉट सेम, मिथाइल मिथाइल दे आर सेम, ऊपर नीचे दोनों ग्रुप कैसे भी चेंज कर दो, अगेन देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द एरियल डिस्टेंस, ये कंपाउंड को GI नहीं होगा। अब आ जाता है नेक्स्ट एग्जांपल पे, दैट्स फिनाइल N डबल बॉन्ड N, और ये फिनाइल N डबल बॉन्ड N को एजो बॉन्ड बोलते हैं। इस कंपाउंड का नाम हो गया डाई एजोबेंजीन। ठीक है, नाम आगे देख लेंगे। अभी आप यहाँ पे देखो GI की कंडीशन जो है वो किस तरह से अपने पास इनकॉर्पोरेट हो सकती है। अभी देखोगे दोनों फिनाइल सेम साइड है, ऐसे पार्ट को जहां पे C डबल बॉन्ड N या N डबल बॉन्ड N वाली यूनिट आती है तो वहां पे हम नोमेनक्लेचर में सिन और एंटी यूज करते हैं। अभी अपन एग्जाम्पल के साथ इलेबोरेट करेंगे। ठीक है, यहां पे हमारे पास सिन हो गया, दोनों फिनाइल सेम साइड है, दोनों फिनाइल अपोजिट साइड हो रखी होती, एंटी हो जाता, या फिर ऐसे ले लो कि दोनों लोन पेयर सेम साइड है, सिन हो गया, लोन पेयर अपोजिट साइड हो जाते हैं तो दैट विल बिकम व्हाट दी एंटी। ठीक है, तो अगेन इसके यूनिट के अबाउट तो हमारे पास हमेशा GI होगी। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ही आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिले। मैंने यहां पे एक कंपाउंड लिखा दैट इज कॉल्ड डाइइमाइड। ये जो डाइइमाइड है दैट इज कॉल्ड N2H2, राइट। इस डाइइमाइड में अगर आप यहां पे देखोगे तो पूछे कि GI होगा कि नहीं होगा, तो अगेन सेम थिंग, यहां भी अगर मॉलिक्यूल में कहेंगे तो क्या होगा, GI। बिल्कुल वही, दोनों फिनाइल की जगह पे दोनों हाइड्रोजन लिख दिए, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हो गए तो सिन, और हाइड्रोजन दोनों अपोजिट साइड हो गए तो एंटी। फाइन, तो ये जो ग्रुप हो गया दैट विल अगेन ऑलवेज शो GI। N डबल बॉन्ड N के अलोंग तो R1 R2 कुछ भी ग्रुप आप लिख दो, ये हमेशा GI को एग्जिबिट कर जाएगा। अब बात करें 11 नंबर एग्जांपल की, सेम केस बेटा, जैसे एग्जांपल अपन ने 5 नंबर में लिया था, इधर मिथाइल हाइड्रोजन था, N के साथ OH था, इधर मिथाइल इथाइल ले लिया, N के साथ OH है ही सही, एक साइड में लोन पेयर हो गया। तो एक बार देख लो, मिथाइल की साइड में एक बार OH है, इसको पलट दो, OH को नीचे लिख दो और लोन पेयर को ऊपर लिख दो, लेकिन ये फ्री रोटेशन से अबाउट नहीं बनेगा, ये क्या होगा, डबल बॉन्ड के अबाउट है। तो आपको बॉन्ड ब्रेक करके लोन पेयर को ऊपर और इस वाले पार्ट को, मतलब इसकी नई ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी बाय ब्रेकिंग और रिफॉर्मिंग दी बॉन्ड्स। तो ये कंपाउंड जो है अगेन विल शो व्हाट दी GI, X नॉट इक्वल टू Y अगेन विल शो GI। 12 नंबर कंपाउंड की बात करें, देखना जरा इसमें कितने GI यूनिट्स हैं, फाइंड आउट द 12 नंबर एग्जांपल, और ये बताओ कि इसके अंदर कितने GI यूनिट हैं। तो आंसर इज 2। कौन कौन से दो एग्जांपल हो गए बच्चे, एक तो हो गया हमारे पास ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो इसके अबाउट अगर मैं देख रहा हूं तो ये GI शो करेगा, डन है एक। दूसरा वाला जो पार्ट हो गया हमारे पास कार्बन कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। C डबल बॉन्ड N है, इसमें भी वही सेम पार्ट, एक लोन पेयर है, इधर H वाला पार्ट हो गया, ये भी क्या शो करेगा, GI वाली यूनिट हो गई। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 GI यूनिट, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड अनदर GI यूनिट। कुल मिला के मॉलिक्यूल में पूछे कि डज दिस मॉलिक्यूल शो GI, तो आंसर इज यस, इट विल शो GI। अब अपन ये एग्जांपल्स के थ्रू ये देख चुके हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अबाउट कंपाउंड किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर
कि साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जीआई देखने की क्या कंडीशन होती है, राइट। फिर अपन जैसे जैसे कंडीशंस को खत्म करते जाएंगे वैसे वैसे फिर आगे उसके नोमेनक्लेचर और प्रॉपर्टीज के ऊपर चलेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्कीन्स, है ना। साइक्लोअल्कीन मतलब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, ठीक। लिखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्कीन एग्जिबिट्स अबाउट द डबल बॉन्ड when the ring size is of 8 or more than 8 carbon or 8 atoms in the ring, ठीक है। 8 या 8 से ज्यादा एटम अगर रिंग के अंदर है, 8 या 8 से ज्यादा कार्बन एटम अगर रिंग के अंदर है, तो कंपाउंड जो है दैट कैन शो GI अबाउट द डबल बॉन्ड, ठीक। क्या मीनिंग हुआ बेटा इस चीज का, तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा पार्ट कहूं, इफ आई विल गिव यू द साइक्लोप्रोपेन, अगर साइक्लोप्रोपेन के लिए पूछूं और इसमें भी यहां पे तुमको कहूं कि बताओ कि कंपाउंड के अंदर जीआई एग्जिबिट हो सकता है कि नहीं, तो आंसर इज नो, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरी ज्योमेट्री नहीं बन सकती। हमें जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है तो हमें इस तरह से देखना है कि कंपाउंड का दोनों तरह का फॉर्मेट, मतलब डबल बॉन्ड के अबाउट जैसे दो ग्रुप कुछ सेम साइड है, अगर वही दो ग्रुप अपोजिट साइड भी अगर आ सकते होंगे और आ सकने के बाद हमारे पास उस आइसोमर का एग्जिस्टेंस हो रहा होगा, तो इन दैट केस वी आर एबल टू से दैट कि वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल हमारा जीआई शो कर रहा है। अब सेकंड बात अगर यहां पे करूं तो लाइक जैसे मैंने यहां पे क्या दे दिया, ये दे दिया डबल बॉन्ड, ये है साइक्लोब्यूटीन। अब देखने को तो ये दिख रहा है बेटा कि इधर C से H है, मतलब इस कार्बन की हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, मतलब C से जुड़ा हुआ XY और PQ आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी कंपाउंड में जीआई पॉसिबल नहीं हो रहा। रीजन बीइंग व्हाट, कि आप इस डबल बॉन्ड के अबाउट अगर दोनों ग्रुप को अपोजिट साइड रखते हो तो इन दोनों को तो अपन बॉन्ड ही नहीं बना पाएंगे, और जब ये दोनों कंपाउंड हमारे पास इस तरह से होंगे कि एक कार्बन इधर हो गया एक कार्बन इधर हो गया, तो यहां तो इन दोनों के बीच में कोई अटैचमेंट ही नहीं है। दोनों जब सेम साइड है तो ठीक है, वो वाली फॉर्मेट बन रही है, लेकिन जब दोनों अपोजिट साइड है तो उस वाले केसेस में हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स इसका ट्रांस वाला ज्योमेट्री एग्जिबिट या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये कंपाउंड को जीआई पॉसिबल नहीं है। मैं अगर बात करूं नेक्स्ट वाले एलिमेंट की, कि लेट्स से वी आर बेसिकली क्रिएटिंग दी साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन में डबल बॉन्ड लिया तो साइक्लोपेंटीन हुआ, साइक्लोपेंटीन हुआ, अगेन विल से जीआई, तो इसमें भी जीआई फिजिबल नहीं होगा। रीजन बिल्कुल वही वाला है, एक साइड इधर किया एक साइड इधर किया, ये यहां पे बॉन्ड ले लिया, मतलब वी आर ट्राइंग टू मैच दिस कार्बन। इनके बीच में इतनी डिस्टेंस नहीं है कि यहां पे बॉन्ड बन सके, 1 2 3 4 और 5, अगेन नॉट एबल टू क्रिएट द ट्रांसफॉर्म। तो ये अगर ट्रांस वाली फॉर्मेट नहीं बन रही तो दैट मींस ये जीआई शो नहीं कर रहा। आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैंने लिया यहां पे, नेक्स्ट वन इज साइक्लोहेक्सीन। अब साइक्लोहेक्सीन अगर लिया तो ये वाली फॉर्म तो ओके है, दैट्स ओके, ये वाला फॉर्म तो वो हो गया जब दोनों ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, लेकिन जीआई दिखाने के लिए इसका दूसरा आइसोमेरिक फॉर्म भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो दूसरा आइसोमेरिक फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों बॉन्ड मैंने ऐसे ले लिए, राइट, फिर मैंने दोनों बॉन्ड ऐसे ले लिए। अभी भी अगर मैं देखूंगा तो 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन, वी आर ट्राइंग टू मैच दिस पार्ट, पर अभी भी इनके बीच में इतनी डिस्टेंस नहीं है कि यहाँ पे ये दोनों मैच कर सके, तो ये कंपाउंड भी जीआई शो नहीं करेगा। साइक्लोहेक्सीन में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई फिजिबल या पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूं तो वी आर मूविंग ऑन टू दी 7 कार्बन सिस्टम। साइक्लोहेप्टीन ले लिया, फिर अगर साइक्लोहेप्टीन ले लिया फिर से वही वाली फॉर्मेट बनाई, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और फिर ये 5। अभी भी वी आर ट्राइंग टू रीच विद दिस कार्बन, तो यहां भी हमारे पास बॉन्ड बनने की फिजिबिलिटी नहीं होती। मतलब ये अपन ने क्या किया, दो ग्रुप को ऐसे रखा, फिर एक एक करके कार्बन अटैच करते जा रहे हैं, इधर भी एक एक करके कार्बन अटैच करते जा रहे हैं, सो दैट कैसे नहीं कैसे करके दोनों पीछे बॉन्ड बना ले। और अगर बॉन्ड बन जाएगा तो इसका मतलब है कि ट्रांसोइड फॉर्म एग्जिस्ट कर जाएगी, और अगर एग्जिस्ट कर जाएगी तो कंपाउंड में बोल सकते हैं कि जीआई फिजिबल हो जाएगा। तो 7 कार्बन सिस्टम तक वी आर नॉट हैविंग द जीआई सिस्टम, कब, जब डबल बॉन्ड के अबाउट अपन जीआई शो कर रहे हैं। इसके बाद अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल इफ आई टेक साइक्लोऑक्टीन, तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा कि हमारे पास द साइक्लोऑक्टीन एग्जिबिट, मतलब द जीआई इन द साइक्लोअल्कीन exhibits about the double bond when the ring size is of 8 or more than 8 कार्बन। तो जब 8 कार्बन अपन ने ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन जब ले लिए तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कंपाउंड को जीआई हो रहा है। अब ये कंपाउंड को जीआई हो रहा है तो किस तरह से इसको जीआई दिखेगा, तो लेट अस टेक
दैट इनटू अकाउंट। ठीक है, अपन ने यहां पे क्या किया, एक तो ये वाली फॉर्म बना दी इसकी, एक तो ये वाली फॉर्म बना दी। ये वाली फॉर्म जो है दिस इज नथिंग बट सिस साइक्लोऑक्टेन, है ना। ये वाला फॉर्म कौन सा हो गया हमारा, सिस वाला फॉर्म हो गया। अब इसी में मैंने क्या किया, ये डबल बॉन्ड ऐसे रखा, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, फिर इसके बाद ये कार्बन इधर ये कार्बन इधर, बॉन्ड ऐसे बना रहे हैं कि जिनके डिस्टेंस है वो आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। फिर इसके बाद यहां पे ये वाला पार्ट किया और यहां पे ये वाला पार्ट किया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इन दोनों के बीच में अब इतनी डिस्टेंस आ जाती है कि यहां पे ये दोनों आपस में ज्वाइन किए जा सकते हैं, यानी कि बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। और अगर इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो सकता है तो वी आर एबल टू से दैट कि हमारे पास इस वाले मॉलिक्यूल का मोर ओवर ट्रांस वाला ज्योमेट्री भी फिजिबल हो रहा है। और ये वाला जो पार्ट हुआ, अगर इसके साथ इसका बॉन्ड बन रहा है, ट्रांस वाला फॉर्मेट भी अगर बाय द वे एग्जिबिट हो सकता होगा, तो वी आर एबल टू से दैट कि ये कंपाउंड हमारा जीआई शो करेगा। ये हो गया हमारी ट्रांस वाली ज्योमेट्री और ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया सिस वाला ज्योमेट्री। तो द स्टेटमेंट सेज कि द रिंग cycloalkene can show geometrical isomerism about the double bond inside the ring when the ring size is of 8 or more than 8 कार्बन। ठीक है, अब अगर मैं इसी में और एग्जांपल अगर आगे ऐड करूं तो जरा ये देखना कि उसके अंदर अपन फॉर्मेट को कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो जैसे मान लो सपोज करो मैंने यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा साइक्लोडेकीन का। ठीक है, अब साइक्लोडेकीन मेरे को बनाना है, ये मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। अभी आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट सिस वाली फॉर्म। ठीक है, सिस साइक्लोडेकीन। और इसी को अगर बाय द वे मैं यहां पे इस तरह से इंडिकेट कर दूं, इफ आई इंडिकेट दिस फॉर्म लाइक वाइज, तो ये वाला जो पार्ट दिया इसके अबाउट अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट हो गया ये कौन सा वाला फॉर्म हो गया, ट्रांस वाला फॉर्म। तो वेल सेम केस, कार्बन साइज कितना हो गया, यहाँ पे कार्बन कितने हैं मेरे पास 10 कार्बन, 10 कार्बन वाला सिस्टम हो गया। तो जैसे 8 या 8 से ज्यादा थे तो इसके अबाउट जो डबल बॉन्ड बन रहा था तो दैट कैन एग्जिबिट दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया हमारे पास केस अबाउट दी डबल बॉन्ड इन द रिंग जो जीआई शो कर सकता है और नहीं कर सकता। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल के अंदर जिसमें साइक्लो कंपाउंड से लेंगे, लेकिन लेंगे सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स। और सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स के अंदर किस तरह से जीआई देखेंगे, सो we'll see those kind of examples. नेक्स्ट देखते हैं अपन जीआई इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स के अंदर अगर बात करूं सबसे छोटा मेंबर, तो सबसे छोटा मेंबर मेरे पास हो गया कौन सा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन अपन ने लिया, कंडीशन ये हो गई दो अलग अलग कार्बन्स, उसके ऊपर वैलेंसी मैंने लगा दी एग्जैक्टली वही सेम के पार्ट एक्स वाई, और यहां भी लगा दिया पी और क्यू। सेम केस बेटा जैसे अपन ने डबल बॉन्ड के अबाउट अभी बात की वैसे के वैसे ही इसी वाले मॉलिक्यूल के अंदर अगर मेरा एक्स वाई सेम ना हो और पी और क्यू सेम ना हो तो मॉलिक्यूल जो है दैट विल एग्जिबिट दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे रिंग का कंडीशन ले लिया। रिंग के अंदर अपन ने क्या किया, दो ग्रुप लगा दिए, दो अलग अलग कार्बन है, दो ग्रुप लगा दिए। ये हो गया हमारा एक्स वाई पी और क्यू। अब एक्स वाई पी और क्यू वाला पार्ट की बात करें, सबसे पहले तो रिंग के अबाउट जो ग्रुप और एटम है उनके रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, ये दोनों के रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। अब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है तो एक्स और पी अभी सेम साइड है, पलट के लिखोगे तो एक्स और पी का जो एरियल डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, और एरियल डिस्टेंस चेंज हो जाएगा मतलब मॉलिक्यूल में जीआई एग्जिबिट होगा। अब ये तो हुआ कब, जब साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहे थे। यही साइक्लोप्रोपेन की जगह पे अगर मान लो साइक्लोब्यूटेन दे दें तो साइक्लोब्यूटेन के केसेस में हमारे पास रिलेटिव पोजीशन दो जगह की बन सकती है। जैसे मैं इसमें एग्जांपल आगे बढ़ाऊं तो जैसे मान लो सपोज करो आपके पास यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपेन दिया और बेटा जी आपको यहाँ पे दे दिया क्या, इधर दिया मिथाइल H, इधर दिया मिथाइल और H, और ये पूछा कि डज दिस मॉलिक्यूल शोज जीआई, तो आंसर अगेन यस, इसको जीआई पॉसिबल है। सेम पार्ट ऐसे देखो बेटा वही सेम, अभी दोनों मिथाइल सेम साइड है, दोनों सेम साइड है, दैट मींस क्या हो गया हमारे पास सिसोइड वाली फॉर्म, सिस आइसोमर है। मिथाइल को नीचे लिख दो, इस मिथाइल को यहां लिख दो, एरियल डिस्टेंस में चेंज आएगा, एरियल डिस्टेंस में चेंज अगर आएगा तो कंपाउंड को जीआई हो जाएगी। ठीक, अब इसको बनाने का एक और तरीका है कि बेटा आपको एग्जामिनर ऐसा भी लिख के दे सकता है, जैसे आप मान लो बोर्ड का प्लेन, आप रिंग का प्लेन मान लो, तो यहां पे क्या हो गया, दोनों मिथाइल वेज लाइन, ये तो हो गया सिस वाली ज्योमेट्री। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे क्या किया,
एक मिथाइल वेज पे दे दिया, दूसरा मिथाइल डैश पे ले दिया, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा ट्रांस का ज्योमेट्री। तो एक सिस और एक ट्रांस, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, और देखो जरा एग्जांपल्स। ठीक है, लेट्स सी। अब इसमें क्या किया मैंने, साइक्लोब्यूटेन ले लिया, साइक्लोब्यूटेन ले लिया, इस जगह पे क्या किया, सेम पार्ट यहां पे लगा दिया मिथाइल, यहां भी लगा दिया H, फिर इसी तरह से यहां भी क्या किया, मिथाइल और H लगा दिया। फिर पूछा कि डज दिस मॉलिक्यूल शो GI, अगेन आंसर यस। कैसे, ये आपने यहां पे ग्रुप लिया, अब अपन इसका फॉर्मेट चेंज करके दिखा रहे हैं। ये मिथाइल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मिथाइल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये तो हो गया कौन सा आइसोमर, सिस आइसोमर। इसी तरह से अगर दूसरा वाला आइसोमर अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मिथाइल, ये H, ये H, ये Me, ये वाला जो पार्ट हो गया दिस इज नथिंग बट ट्रांस आइसोमर। और ये वाला जो आइसोमर हो गया सिस आइसोमर, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड। अगेन विल से कि ये कंपाउंड को GI पॉसिबल है। और देखो बेटा एग्जांपल, ठीक है, टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग कंपाउंड, ये अपन ने क्लोरीन दे दिया और ये क्लोरीन दे दी। अब के बार 1,3 लगा दिया, पहले 1,2 साइक्लो प्रोपेन वाले केसेस में 1,2 लगाया था, 1,2 पे ग्रुप लगाए थे। साइक्लोब्यूटेन में भी 1,2 वाली पोजीशन पे अपन ने सब्स्टिट्यूएंट लगाए थे। अब अपन ने 1,3 साइक्लोब्यूटेन के अंदर सब्स्टिट्यूएंट लगा के दे दिए। ठीक है, 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। पूछा कि डज दिस कंपाउंड शो GI, तो आंसर इज यस। sp3 कार्बन के ऊपर अगर आपको दो डिफरेंट वैलेंसी लगी हुई है किसी कार्बन पे, और इसी तरह से किसी दूसरे sp3 कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट वैलेंसी लगी हुई है, तो रेस्पेक्टिवली ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर GI एग्जिबिट होगा इन द केस ऑफ व्हाट, साइक्लोअल्केन्स। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपने इसका अगर बाय द वे फॉर्मेट बनाना है तो कैसे बनेगा, ये ClH हो गया, इधर HCl हो गया, सेम साइड तो सिस वाला आइसोमर, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, इधर दे दिया HCl और यहाँ पे दे दिया क्या, Cl और H, तो ये वाला जो पार्ट हो गया दैट इज ट्रांस, और ये वाला जो आइसोमर हो गया कौन सा हो गया, सिस आइसोमर हो गया। तो 1,2 1,3 ये दोनों पोजीशन फिजिबल है कब, जब अपन साइक्लोब्यूटेन के अंदर सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ रहे हैं। क्लियर है बेटा यहां तक, कोई दिक्कत? और देखें अगर अपन एग्जांपल 4th नंबर एग्जांपल अगर आप देखो तो 4th नंबर एग्जांपल साइक्लोपेंटेन ले लेते हैं। ठीक है, साइक्लोपेंटेन ले लेते हैं, और साइक्लोपेंटेन के अंदर अपन ने यहाँ पे क्या किया, लेट अस कीप दिस ग्रुप, है ना, यहाँ मिथाइल लगा दिया, यहाँ मिथाइल लगा दिया, 1,3 पोजीशन दे दिया। पूछा बताओ जो GI कंपाउंड को GI होगा कि नहीं होगा, डज दिस मॉलिक्यूल शो GI, तो आंसर इज अगेन यस। कैसे होगा GI, ये जो यूनिट दिख रही है जहां फिंगर रखा हुआ है, इस यूनिट के अबाउट अगर बेटा बनाओ तो यहाँ पे ये तो हो गया आपका साइक्लोपेंटेन, सेम पार्ट बेटा जी, ये Me अपसाइड अपसाइड, दैट मींस ये बन गया आपका सिस आइसोमर। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये रेस्पेक्टिवली इधर हो गया मेरा Me H, इधर हो गया Me, ये H, ये हो गया ट्रांस आइसोमर। तो अगेन वी आर एबल टू से दैट दीज आर these compounds are showing what the geometrical isomerism। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं बच्चे अपन और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 3 कार्बन वाले सिस्टम से शुरू, 3, 4, 5, अब 5 के बाद आता है अपन 6 वाले पार्ट के ऊपर। कंडीशन बस इतनी सी ध्यान रखना, sp3 हैबिटस कार्बन पे 2 वैलेंसीज X और Y, और दूसरे sp3 हैबिटस कार्बन पे 2 वैलेंसी PuQ। ये डिफरेंसेस होना चाहिए कब, जब साइक्लोअल्केन दे रखा हो। और अगर आप एग्जांपल देखो तो नंबर 5, मान लो बेटा जी आपने ये वाला ग्रुप लगाया, अब आपसे पूछे कि बताओ ये कंपाउंड को GI होगा कि नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगेन इसको भी बनाने के आपके पास 2 तरीके हो गए। ये मैंने दिया यहाँ पे Me और ये वाला पार्ट दिया Me। बताओ ये कहाँ लिखा, सेम साइड की अपोजिट साइड, सेम साइड या अपोजिट साइड, तो आंसर इज सेम साइड। ये वाला पार्ट तो हो गया मेरा सिस आइसोमर। फिर इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये वाला पार्ट इधर Me और ये डैश पे Me। देखो इनमें क्या थे, अपन ने फॉर्म इस तरह के दिखाई कि अपवर्ड डाउनवर्ड वाली वैलेंसी ऐसी दिख रही थी हमारे पास, जो अपन ने सिंपल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से दिखा रखी है। इसमें क्या किया, वेज एंड डैश वाली फिगर शो कर दी। तो यहां पे अगर देखूंगा तो एक सिस आइसोमर है, एक ट्रांस आइसोमर। जरा ये दिखाना दो, ये वाला कंपाउंड हो गया दैट इज अगेन शोइंग GI। इसके बारे में कमेंट करो बेटा जी कि आपके पास यहाँ पे दे दिया दोनों ट्रीटियम और इधर दे दिया मिथाइल, बताओ डज दिस मॉलिक्यूल शो GI, यस और नो, बोलो। तो आंसर अगर यहां पे कहेंगे तो अब ये दोनों ग्रुप T और T दोनों आइडेंटिकल हो गए। अगर आप मिथाइल को वेज पे रखोगे तो भी एक T वाला पार्ट के साथ वेज पे आएगा,
ठीक है, और डैश पे रखोगे तो भी दूसरा वाले टी वाला डैश के साथ सेम एरियल डिस्टेंस आएगी। तो हमारे पास इस केस में मतलब जो x नॉट इक्वल टू वाई, p नॉट इक्वल टू क्यू की कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, तो दैट मीन्स कंपाउंड को GI नहीं मिलेगी। अगर आप इसको ऐसे बनाओ तो इसको ऐसे लिख लो बेटा, ये जैसे मैंने इस तरह से इंडिकेट किया, ये ट्रीटियम, यहाँ ट्रीटियम, इधर मैंने Me और H लिखा। अब आप ये देखो कि Me वाले पार्ट को मैंने डाउनवर्ड साइड में लिखा तो भी Me का T के साथ x डिस्टेंस है, इस Me को नीचे लिखा तो भी डिस्टेंस x ही आ रहा है, तो यहाँ पे कोई एरियल डिस्टेंस में चेंज नहीं है, दैट मीन्स कंपाउंड को GI नहीं हो रही। अब अगर बाय द वे इसी के अंदर एक चेंज करें, लाइक ये वाला कंपाउंड अपन ने ऐसे दे दिया, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिख दिया क्लोरीन और यहाँ लिख दिया क्लोरीन, चलो बताओ, बोलो डज दिस कंपाउंड शो GI और नॉट? तो आंसर में अगर पूछेगी इसको GI होगा कि नहीं होगा, तो पहले तो ये देखो कि इस डबल बॉन्ड के अबाउट डज दिस डबल बॉन्ड इज गोइंग टू शो एनी काइंड ऑफ GI? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अपन ने देख चुके हैं कि जो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होती है, तो रिंग के अंदर जब डबल बॉन्ड होती है और तो डबल बॉन्ड अगर रिंग का साइज 8 या 8 से कम कार्बन है तो डबल बॉन्ड के अबाउट GI शो नहीं होगा, तो ये यूनिट तो खत्म। अब आपके पास ये देखो, ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दो वैलेंसी तो कार्बन कार्बन के अंदर ही खत्म हो गई, दो वैलेंसी और बची, x नॉट इक्वल टू वाई। कौन कौन सा x था? x और y क्या था? क्लोरीन और हाइड्रोजन। यहां भी x और y क्या था? क्लोरीन और हाइड्रोजन। अगेन दे आर डिफरेंट, और डिफरेंट अगर होगा तो आइसोमेरिक फॉर्म बेटा इस तरह से बनेगी, ये आपका डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर क्लोरीन H हो गया, फिर इधर भी क्लोरीन H हो गया, दोनों सेम साइड, ये डबल बॉन्ड रखो, यहाँ पे क्या लिखा, ये क्लोरीन H अपोजिट साइड कर दी है, तो एक आइसोमर तो हो गया सिस वाला आइसोमर और एक हो गया हमारे पास ट्रांस वाला आइसोमर। ठीक है, तो ये जो दोनों कंपाउंड्स हो गए हमारे पास, दे आर बेसिकली दी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टू ईच अदर। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिंग के केसेस में GI को चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करें यहाँ पे इस तरह से कि अगर बाय द वे आपके पास एग्जाम्पल में जैसे ये ग्रुप दे दिया साइक्लोपेंटेन, यहां मैंने डबल बॉन्ड लगाया, इधर मैंने क्लोरीन ले लिया और इधर वाले पार्ट में मैंने ब्रोमीन ले लिया। नाउ आई एम आस्किंग दैट कि वेदर दिस कंपाउंड कैन शो GI और नॉट। चेक करो जरा इसमें GI होगा कि नहीं होगा। कंडीशन क्या थी GI देखने की? कंडीशन दी थी GI देखने की कि एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के रेस्पेक्ट में एरियल डिस्टेंस में वेरिएशन दिखाना चाहिए। अब अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो इसमें इस कार्बन के अबाउट तो मेरे पास एक ब्रोमीन है और एक जो नहीं दिख रहा वो है हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन के अबाउट बाकी दोनों HH खत्म, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोई चेंज नहीं। यहां sp2 कार्बन आ गया, sp2 कार्बन आ गया तो उसकी तो 3 वैलेंसी तो ऑलरेडी खत्म, एक चौथी वैलेंसी क्लोरीन से आ गई, तो ये वैलेंसी तो हमेशा हमारे पास इस तरह से रहेगी रिंग के अंदर। अब जो ब्रोमीन है वो या तो वेज या डैश। अब आप ये देखोगे वेज पे देखोगे तो भी ब्रोमीन के साथ Cl का डिस्टेंस x का x ही रहना है, इधर अगर रखोगे तो भी डिस्टेंस x का x ही रहना है। तो रेफरेंस वाइज इस ब्रोमीन का क्लोरीन के साथ एरियल डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। इसको जो एग्जांपल है इसको आप इस तरह से भी बना के लिख सकते हो, ये आपने यहां पे ऐसे लिखा और यहां पे क्लोरीन लिखा, इधर अगर आप देखोगे तो H, इधर क्या हो गया Br। ठीक है, फ्लैट ज्योमेट्री ऐसा ही अगर बनाना है तो इस तरह से शो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड है, इधर आपका क्लोरीन है, दिस इज टेकन टू बी इन दिस वे। यहां पे आपने Br लिया, H ले लिया, इस Br का Cl के साथ डिस्टेंस x, इस Br को डाउनवर्ड लिख दो तो भी डिस्टेंस में नो चेंज, तो दैट इज अगेन x। तो यहां पे अगर बात करेंगे तो इस वाले कंपाउंड में GI नहीं होगा। बोलने का सीधा से मीनिंग ये हो गया कि अगर रिंग के अंदर अपने को डबल बॉन्ड के अबाउट GI देखना है तो रिंग का साइज 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए डबल बॉन्ड के लिए तो, और अगर रिंग के अंदर ग्रुप लगे हुए हैं तो रेफरेंस में ग्रुप होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर अगर ग्रुप रहेगा तो रेस्पेक्टिवली इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI एग्जिबिट नहीं होगा। और एग्जांपल देखो, लेट्स सी द वन मोर एग्जांपल, इसको थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। क्या किया बेटा, यहाँ पे ये मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर वाले पार्ट में फिर से मैंने यहाँ पे क्या किया, अब की बार इधर भी Br लगा दिया और इस जगह पे क्या किया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। फिर समझना है इसको दूसरी ज्योमेट्री के हिसाब से कि अगर मान लो पूछे कि डज दिस कंपाउंड शो GI, तो आंसर इज अगेन नो। क्यों नो? ये वाला जो मिथाइल है या तो ये वेज लाइन पे होगा या ये डैश लाइन पे होगा, ये मान लो रिंग मान ली। अब यहां पे क्या, मिथाइल को आप इधर की तरफ लिख दो तो यहाँ पे Br जो प्लेन के अंदर है उस Br के साथ डिस्टेंस x आ रही है, इसको पीछे लिखोगे तो भी डिस्टेंस x आएगी। मीनिंग क्या कि जैसे अपने यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लिखा,
इधर वाले पार्ट में ये मिथाइल यहां ले लिया, और इधर वाले पार्ट में क्या किया, मिथाइल यहां ले लिया। तो अगर पूछे कि डज दिस कंपाउंड शो जीआई, या क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। रीजन बीइंग क्या, कि आप यहां पे Br मिथाइल को वेज पे रखोगे तो भी Br के साथ डिस्टेंस x रहेगी, और अगर इसको आपने पीछे रखा, लाइक ये जो ग्रुप है, ये वाला पार्ट आपका Br हो गया, ठीक है, अज्यूम इट लाइक दिस, आपने यहां पे रखा ग्रुप को मिथाइल, तो ये डिस्टेंस हो गई x, इसको यहां रखोगे तो भी डिस्टेंस x, चेक, ये वाला पार्ट x डिस्टेंस है, ये वाला पार्ट भी x डिस्टेंस है, नो चेंज इन द एरियल डिस्टेंस, तो रेस्पेक्टिवली ये कंपाउंड हमारे पास जीआई शो नहीं करेंगे। याद करने का तरीका ये हो गया कि आपके पास जब रिंग में ग्रुप लगे हुए हों और आपको जीआई चेक करनी हो, तो जीआई चेक करने के लिए देख लेना कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे दो वैलेंसी डिफरेंट होना चाहिए, एक ही वैलेंसी नहीं, लेकिन एक ही कार्बन की वैलेंसी नहीं, दो अलग अलग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिस पे x नॉट इक्वल टू y, p नॉट इक्वल टू q की कंडीशन होगी, तो दे विल शो दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गए कि साइक्लोअल्केन के अंदर जीआई किस तरह से चेक करते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल के ऊपर कि क्यूमिलीन्स में और स्पाइरेंस के अंदर किस तरह से जीआई चेक करते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल्स के अंदर, द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलेटेड पॉलीन्स। क्यूमुलेटेड मतलब जहां लगातार डबल बॉन्ड्स हो। मैंने एक सिस्टम ड्रॉ किया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सी के साथ एन लिया, डबल बॉन्ड, ठीक है, सी देन पी और क्यू। एक कंडीशन तो ये रखी कि एक्स और वाई सेम नहीं है, पी और क्यू सेम नहीं है। अगर बाय द वे एन की वैल्यू 1 रखता हूं, तो एन की वैल्यू 1 रखता हूं, उसका मतलब वी आर हैविंग द 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम। ठीक है, कार्बन कार्बन देन कार्बन कार्बन। अगर बाय द वे इफ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर इवन, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपके क्या हो, इवन हो, तो कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होता। क्यों? अभी अपन डायग्रामेटिकली देखेंगे इसको। ठीक है, पार्ट नंबर 1। और अगर आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो यहां पे दे रखे हैं वो अगर ऑड हो, तो कंपाउंड में जीआई एग्जिबिट होगा, प्रोवाइडेड कि आपकी एक्स वाई बराबर नहीं होना चाहिए, पी क्यू सेम नहीं होना चाहिए। क्या मीनिंग हुआ इस चीज का, कि जैसे बाय द वे आप ये एन की वैल्यू 1 ले रहे हो, अगर बाय द वे मैं यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लूं, फिर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मैंने लिया, और मैंने यहाँ पे क्या रखा, लेट्स से बेटा मैंने यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन रखा, और इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या रखा, मान लो ब्रोमीन और हाइड्रोजन रखा। ठीक है, सम एग्जांपल्स हैज बीन टेकन। मुझे कहा कि बताओ इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, तो सबसे पहले तो जो कंडीशन दिख रही है उसके हिसाब से तो नहीं है। और अगर बाय द वे यही एग्जाम्पल यहाँ पे अपन ऐसे कंसिडर करें कि सपोज ये मैंने जैसे दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दे दिया, अब इसमें अगर बाय द वे मुझे यहाँ पे दे दिया अगेन क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी दे दिया लाइक फ्लोरीन और मिथाइल ग्रुप ले लो व्हाटएवर, तो इसमें अगर बाय द वे इस यूनिट के अबाउट अगर कहूंगा तो 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो है वो 3 आ गए, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने आ गए, 2, दैट इज इवन। तो इस जगह पे अगर बाय द वे बात करेंगे तो जीआई फिजिबल हो रहा है। अब कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, तो यूनिट जो है जिसके अबाउट अपन जीआई देख रहे हैं वो यूनिट ये वाली है। क्यों हुआ, तो आप ये देखो कि जो बीच वाला कार्बन है राइट नाउ, ये जो बीच वाला कार्बन है दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड मतलब इसमें एक p ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर चला गया, एक s और एक p, तो वो तो हो गया लीनियर ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास इस तरह से सेट। अब बचे हुए मेरे पास 2 p ऑर्बिटल हैं, तो एक p ऑर्बिटल जो हो गया वो तो लेफ्ट वाले कार्बन के साथ मान लो y टू y के साथ कोलेटरल ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड बना दिया। दूसरा वाला जो पार्ट हुआ हमारे पास वो भी कोलेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड बना दिया। तो जो दोनों पाई बॉन्ड है वो दोनों पाई बॉन्ड इस कार्बन के रेफरेंस में वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए। अब अगर मान लो ये पाई बॉन्ड का प्लेन लिया ब्लैक वाला, तो जो ग्रुप होंगे वो होंगे हमारे पास ऐसे वेज और डैश पे। इसमें अगर बाय द वे ग्रुप की बात करूंगा तो वो होंगे हमारे पास टॉप और बॉटम पे। ठीक है, अगर इसको तुम यहां पे दूसरे तरह से ड्रॉ करो तो ऐसे देखो कि आपके पास एक पाई बॉन्ड का प्लेन तो हो गया ये वाला जो बोर्ड का प्लेन है, और दूसरा वाला जो पार्ट है हमारे पास उसमें पाई बॉन्ड का प्लेन जो हो गया वो हो गया हमारे पास ये बोर्ड के परपेंडिकुलर लाइकवाइज। तो इसमें जो बॉन्ड जो वैलेंसी शो कर रखी है वो तो है बेटा अप एंड डाउन वाली,
और इधर जो वैलेंसी शो कर रखी है वो है वेज और डैश वाली। अब आप ये देखो बच्चे कि जैसे मुझे यहां पे इस पूरी यूनिट के अबाउट जीआई को चेक करना था, तो जीआई को चेक करने की कंडीशन क्या थी? सबसे पहली कंडीशन तो थी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अनडाउटली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था तो उसके अबाउट ग्रुप और एटम की रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, ये फिक्स है। लेकिन दूसरी कंडीशन थी हमारे पास चेंज इन एरियल डिस्टेंस। अब मैं यहां पे अगर एरियल डिस्टेंस के बारे में कमेंट करूं तो जरा ध्यान से देखना क्या किया मैंने यहां पे। वी आर बेसिकली कीपिंग द टू काइंड ऑफ ग्रुप्स, ये मैंने दो तरह के ग्रुप यहां पे लगा दिए। बहुत ध्यान से समझना बच्चे क्या किया अपन ने यहां पे, ये जो दोनों ग्रुप है उनकी ओरिएंटेशन कुछ ऐसी दे रखी है, ठीक है। चेक दिस पार्ट, ये जो रेड कलर वाली लाइन है वो ब्रोमीन के लिए दिया, ब्लैक वाला जो पेन है वो हाइड्रोजन के लिए दिया, सामने जो ब्लू वाली लाइन है ये मैंने हाइड्रोजन को इंडिकेट किया, और जो क्लोरीन वाला जो पार्ट है उसको इंडिकेट किया मैंने ब्लैक वाले मार्कर से। दोनों वैलेंसीज सेम प्लेन में नहीं है, ठीक, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई? परपेंडिकुलर। अब अगर मान लो मेरे को जीआई शो करवाना है तो क्या करना रहेगा कि एरियल डिस्टेंस चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे? ग्रुप को रिवर्ट करेंगे। फ्री रोटेशन तो हो नहीं सकता, बॉन्ड को ब्रेक किया, पलटा और यहां पे जोड़ दिया। तो अगर बाय द वे दोनों वैलेंसी इस तरह से है तो अगर आप इसको पलट भी दोगे तो सी दिस पार्ट, इन दोनों में कोई एरियल डिस्टेंस में चेंज है क्या? चेक करो। या आप ऐसा करो, ब्लू वाला पेन रेड वाले पेन के रेफरेंस में देखो एंड चेक दैट कि ये डिस्टेंस जो है ये एक्स है। अब आपने क्या किया? इसको ऐसे कर दिया। अब बताओ डिस्टेंस में चेंज हुआ? तो आंसर इज नो। ये इधर रखेंगे तो भी डिस्टेंस एक्स आएगी, इधर रखेंगे तो भी डिस्टेंस एक्स ही आएगी। तो जब डिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा और डिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा तो यानी कि एरियल डिस्टेंस जब हमारे पास सेम रह रही है तो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर रहा। ये डिस्टेंस क्यों सेम रही? यहां पे जो पाई बॉन्ड था, यहां जो पाई बॉन्ड था, दीज पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। इसको ये वाला प्लेन मान लो, ये वाला प्लेन मान लो जो अपन ने बोर्ड पे दिखा रखा है। अब यहां के ग्रुप जो है वो तो अप और डाउन वाले हो गए, इसके जो ग्रुप हो गए फ्रंट और बैक वाले हो गए। तो दो ग्रुप की ओरिएंटेशन तो ये और दो ग्रुप की ओरिएंटेशन ये, ठीक है। अब दो ग्रुप की ओरिएंटेशन अगर बाय द वे ये हो गई तो आप इसको एक बहुत आसानी से समझ सकते हो लाइकवाइज कि दो ग्रुप की ओरिएंटेशन आपने ऐसे ली, फ्रंट और बैक, दो ग्रुप की ओरिएंटेशन ऐसे ली, टॉप और बॉटम। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे इस यूनिट के अबाउट मिला दो, हटाओ, पलटो और जोड़ दो। देखो डिस्टेंस कितनी है? एक्स है। ब्लू पॉइंट से ब्लैक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो एक्स है। अगर मैंने इसको पलट के भी लिखा तो अभी डिस्टेंस कितनी रही? एक्स। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड था ही सही, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करवा के अगर आपने ग्रुप का इंटरचेंज भी किया तो भी रेस्पेक्टिवली इन दोनों के बीच का एरियल डिस्टेंस वेरी नहीं किया। और एरियल डिस्टेंस अगर वेरी नहीं किया तो कंपाउंड में x नॉट इक्वल टू वाई, p नॉट इक्वल टू q हो भी सही तो भी यहां पे जीआई शो नहीं करेगा। अब यही एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे अगले पार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। कैसे? अब क्या किया? तीन डबल बॉन्ड लगा दिए। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, क्या रहा? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड आपने बना दिया, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब जरा ध्यान से देखना, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, sp sp लीनियर ज्योमेट्री वाला पार्ट, sp2 sp2। अब अपन ने ये पाई बॉन्ड बनाया, मान लो ये py वाला पाई बॉन्ड था, दूसरा वाला जो पाई बॉन्ड होगा वो pz वाला हो गया, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा वो फिर से py वाला हो गया। तो पहला और दूसरा पाई बॉन्ड क्यूमुलेटेड पॉलीइन के अंदर परपेंडिकुलर है, दूसरा और तीसरा पाई बॉन्ड भी परपेंडिकुलर है। तो ये जो फर्स्ट और थर्ड वाला हो गया, दे आर हैविंग दी सेम प्लेन। क्यों? क्योंकि लीनियर ज्योमेट्री के अंदर एक p ऑर्बिटल तो आप ऐसे यूज कर चुके हो। ये वाला पार्ट मान लो px spx spx, मतलब p होता है ना तीन p ऑर्बिटल, px py pz, तो आपने px अज्यूम कर लिया हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, ये px अज्यूम कर लिया हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, तो बचा py और pz। तो py वाले का प्लेन ये, pz वाले का प्लेन ये, py वाले का प्लेन ये। अब अगर मान लो मैं ग्रुप यहां पे लगा के देखूं तो एक ग्रुप मेरे पास हो गया कौन सा? H, इधर कौन सा हो गया? Cl, इधर वाले पार्ट में ग्रुप कौन सा हो गया? मिथाइल, और इधर वाले पार्ट में ग्रुप कौन सा हो गया? फ्लोरीन। इंटरचेंज कर दो बेटा। इंटरचेंज कैसे करोगे? इन दोनों को पलट दो। अभी देखो हाइड्रोजन मिथाइल की साइड है, जब H और Cl को पलटोगे तो H और मिथाइल के बीच का जो एरियल डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। अब आप ये देख लो कि इसके अंदर भी हमारे पास जो ग्रुप है वो इस तरह से दिखा दिए, ये वाला पार्ट हो गया हमारा ऐसा और ये वाला पार्ट हो गया ऐसा। जब आप इसको पलटोगे तो देखो अभी ये प्लेन में आ गया, प्लेन में आ गया, रेड वाला लाइन और ब्लू वाला लाइन के बीच में डिस्टेंस x है, पलट दिया डिस्टेंस में वेरिएशन आ गया।
तो यहां पे कंपाउंड को GI फिजिबल हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी कि क्यूमुलिन्स यानी कि हमारे पास जो क्यूमुलेटेड पॉलीइंस हैं उन क्यूमुलेटेड पॉलीइंस के अंदर GI को कैसे चेक करते हैं। और ये सिस्टम ऐसा हो गया, ये हो गया आपका F Me, ये वाला पार्ट हो गया आपका H और Cl। तो दिस इज शोइंग GI। ठीक है, समराइज कर देते हैं इसको इस तरह से कि जब आपके पास क्यूमुलेटेड पॉलीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करनी है तो अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड लगातार, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर लगातार हमारे पास इवन नंबर में है तो आपका XYPQ सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कंपाउंड को GI नहीं होगा या उस यूनिट के अबाउट GI नहीं होगा। एक पार्ट है ना, अगर हमारे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन नंबर में है क्यूमुलेटेड पॉलीन के अंदर तो XYPQ डिफरेंट हो चाहे सेम हो, इसको GI नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इवन नंबर की जगह ऑड नंबर में हो, किसमें हो, ऑड नंबर में हो, और XYPQ सेम नहीं हो तो उसका वाले कंपाउंड में हमारे पास GI एग्जिबिट होगा। दिस इज हाउ वी आर एबल टू चेक द GI इन द क्यूमुलेटेड पॉलीइंस। अब जिस तरह से अपन ने क्यूमुलेटेड पॉलीन देखा एग्जैक्टली वैसा का वैसे ही सिस्टम्स हमारा पास स्पाइरेंस में भी मिलता है। कैसे स्पाइरेंस क्या होता है, तो स्पाइरेंस हमारे वो कंपाउंड होते हैं जिनमें दो रिंग के बीच में एक कॉमन कार्बन एटम होता है सर। मीनिंग क्या, तो मीनिंग ये हो गया कि स्पाइरेंस में जैसे ये वाला पार्ट मैंने बनाया, ठीक है, और यहां भी मैंने ग्रुप लगा दिया Me और Me, राइट। When the two rings are having basically the one common carbon atoms between them, then such kind of compounds are known as the spiro compounds, है ना, ये स्पाइरेंस या स्पाइरो कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब अपन इसके अंदर ये चेक करें कि सर does this molecule show GI और नॉट, वापस से वही सेम कंडीशन आ गई। तो पहली चीज तो ये हो गया कि ये एग्जैक्टली क्यूमुलिन टाइप के रेप्लिका ही है। कैसे, आप ये देखो कि आपके पास अभी अभी अपन ने ये देखा था कि जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे एक रिंग बनाऊं, तो रिंग बना रहा हूं, मैंने यहां पे क्या किया, ये मिथाइल वेज पे ले लिया, ये वाला मिथाइल अगर बाय द वे मैंने वेज पे लिया तो अभी सी बात है डैश पे यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन एटम। अब ये जब यहां पे लिया, इधर वाले पार्ट में भी मान लो एक ग्रुप लिखा हुआ है तो ये भी वेज और डैश होगा। इस जगह पे अपन ने क्या किया, एक रिंग और क्रिएट कर दी। तो एक रिंग जब और क्रिएट कर दी तो वो जो रिंग होगी वो भी तो हमारे पास वेज और डैश पे ही होगी। भाई ये वाला जो बॉन्ड हो गया हमारा, ये वाला पार्ट एक वेज पे जाएगा और ये वाला पार्ट जो होगा वो डैश पे जाएगा। और वेज और डैश अगर बाय द वे जाएगा तो रेस्पेक्टिवली आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी रिंग का फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा और इसके जो ग्रुप होंगे वो टॉप और बॉटम पे लगेंगे। ठीक है, डायग्रामेटिकली देख लेते हैं इसको, लाइक टेट्राहेड्रल बना के। अब अपन क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बेटा अपन ने ये 4 ग्रुप लगाए, ठीक, इसको ऐसे समझो आप कि आपने यहाँ पे क्या किया, 4 ग्रुप लगा दिए और इस 4 ग्रुप को ऐसे कर लेते हैं कि इसमें वेज एंड डैश वाला जो पार्ट है ना वो ऐसे रखते हैं कि जब हमारे पास ग्रुप दिखे लाइकवाइज। ठीक, अब इसको आप ऐसे समझना बच्चे ध्यान से कि आपने यहाँ पे क्या किया, एक रिंग ये कंप्लीट करी, ठीक है, ये ब्लू और रेड वाली लाइन जो है उससे मैंने यहाँ पे एक रिंग कंप्लीट कर दी, ये एक रिंग कंप्लीट हो गई। अब ये जो दोनों ब्लैक पेन है इसके रेस्पेक्ट में तो एक रिंग और कंप्लीट होगी मेरे पास। तो एक रिंग तो ये वाली कंप्लीट हो रही है, एक रिंग ये वाली कंप्लीट हो रही है। तो दोनों अगर बाय द वे देखूंगा तो बोथ द रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक रिंग तो ये कंप्लीट हो गया और एक रिंग यहां से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली अगर इस मॉलिक्यूल की बात अगर करें तो हमारे पास ये जो दोनों रिंग होती हैं, दीज रिंग्स आर बेसिकली नॉट इन द सेम प्लेन। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो जैसे आपके पास ना ये दे रखा है, ठीक है, ये ब्लू और रेड वाला पेन हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में आप ये देखो कि आपने जैसे ये रिंग कंप्लीट कर ली, ठीक है, दिस इज दी साइक्लोब्यूटेन। ठीक है बेटा, अब आपने जब ये यहां पे कंप्लीट किया तो देखो ये वैलेंसी जा रही है अपर साइड पे और ये लोअर साइड पे। ठीक है, दिस इज शोन टू बी लाइक दिस, है ना, ये अपन ने ये वाली रिंग को ड्रॉ किया, राइट। अब मैं यहां पे कहूं कि जैसे ये वाली रिंग मैंने इस तरह से बना दी, तो उसी तरह से मैं यहां पे इस वाली रिंग को अगर कंप्लीट करूं तो ये इस तरह से आएगी, तो इसकी वैलेंसी फ्रंट और बैक वाली हो गई। तो बेटा आप ये देखो कि आपके पास जब ये रिंग ऐसे कंप्लीट हो रही है तो ये वैलेंसी हो गई फ्रंट और बैक वाली, मिथाइल और H ये दोनों जो है फ्रंट और बैक पे आ गए। तो एक रिंग तो ये हो गई, ठीक है, और एक रिंग हमारी ये वाली हो गई। तो दोनों रिंग अगर बेटा जी ध्यान से देखोगे तो ये वाली रिंग और ये वाली रिंग जो है
ये दोनों एक दूसरे के सेम प्लेन में नहीं आ रहे। अब आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना रहेगा कि जो राइट हैंड साइड वाला हाथ है इस पे जो वैलेंसीज है वो अप एंड डाउन वाली है, इधर वाली रिंग की जो वैलेंसी है वो फ्रंट और बैक वाली है। तो एक तो फ्रंट और बैक और एक अप एंड डाउन। तो जब अप एंड डाउन और फ्रंट और बैक वाली वैलेंसी हो गई तो आप इसको फिर से वैसे ही समझ सकते हो कि लाइक आपके पास ये हो गई अप एंड डाउन और ये हो गई फ्रंट और बैक। ये वैलेंसी आपकी ऐसी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है x। पलट के लिखोगे तो भी डिस्टेंस कितना रहेगा x ही रहेगा, बस फर्क इतना सा है कि ये डिस्टेंस पे है लाइक वाइज। ठीक है, इसको ऐसे देख लो आप रेफरेंस वाइज, तो पलट के लिख दो अगेन दैट विल बी x। होप सो समझ आ रहा है। ठीक है, आर यू एबल टू गेट दिस पार्ट। इसको किया मैंने क्या x, ये वाला पार्ट क्या हो गया y। ये लेकिन अपने आप नहीं पलटेंगे, ये इस रिंग के अबाउट जो रोटेशन है वो क्या हो रहा है रेस्ट्रिक्टेड, इस रिंग के अबाउट जो ग्रुप का रोटेशन है वो भी क्या हो रहा है रेस्ट्रिक्टेड। तो एक वैलेंसी तो ऐसी हो गई और एक वैलेंसी हमारे पास इस तरह की हो गई, राइट। तो रिलेटिवली अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल क्यूमुलिन टाइप का ही पार्ट होता है कि अगर मेरे पास इस सिस्टम के अबाउट, इस पूरी यूनिट के अबाउट अगर बाय द वे पूछे कि जीआई है क्या, तो आंसर इज नो। अब मैं इसमें एक यूनिट और जोड़ देता हूं कि अगर बाय द वे मैं एग्जांपल में ये लेके चलूं कि लाइक ये दिया 1, ये दिया यहां पे 2 और ये दिया यहां पे 3, इवन नंबर ऑफ कार्बन की रिंग अपन ने बना दी और टर्मिनल वैलेंसीज को अपन ने कुछ इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, लेट अस से बेटा जी यहाँ पे Cl लगा दिया और यहाँ पे मन करे तुम्हारा फ्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, जो मर्जी जोड़ दो, मतलब x नॉट इक्वल टू y, p नॉट इक्वल टू q वाला पार्ट दे दिया। तो अभी जो है ये तो थी मेरे पास पाइरेंस के अंदर 2 रिंग वाला सिस्टम, ये मैंने यहाँ पे दिया 3 रिंग वाला सिस्टम। अब अगर मैं बीच वाली रिंग को देखूंगा तो जो बीच वाली रिंग है वो वाला कैसा दिखेगा मेरे को, ये वेज, मतलब तुम्हारी साइड आ रहे हैं कार्बन और ये वाला जो पार्ट हो गया दैट इज टेकन टू बी डैश लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर, पहला दूसरा एक दूसरे का परपेंडिकुलर, दूसरा तीसरा भी एक दूसरे का परपेंडिकुलर, पहला तीसरा दे आर इन द सेम प्लेन। और अगर बाय द वे ये दोनों सेम प्लेन में आ गए तो ऑब्वियस सी बात है जो वैलेंसीज होंगी उनको अगर आप शो करोगे तो ऐसे दिखा दो, ये आपके पास हो गया क्या क्लोरीन वेज डैश, ये वाला पार्ट आपके पास क्या हो गया फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन। तो रेस्पेक्टिवली इसकी अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आइसोमर, दोनों अपोजिट साइड अगर इंटरचेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। तो ये कंपाउंड जो है दैट विल बी शोइंग व्हाट दी जीआई। तो इस तरह से अपन यहाँ पे क्यूमुलिन वाले सिस्टम्स को, स्पाइरन वाले सिस्टम्स को ओवरऑल इस कंसेप्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एरियल डिस्टेंस में चेंज आ जाए और रेस्पेक्टिवली अगर हमारे पास एरियल डिस्टेंस में चेंज आने के साथ साथ रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन विद द चेंज इन एरियल डिस्टेंस विल बी गिविंग राइज टू द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फॉलो दीज कंडीशंस और उसके बेसिस के ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो शीट के अंदर भी हैं तो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, तो उस होमवर्क के हिसाब से जो है आप उन क्वेश्चंस को कंडीशन को फॉलो करते हुए अटेम्प्ट करना। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी कि कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है और कब नहीं होता है ना। अब अपन आगे चलेंगे विद नोमेनक्लेचर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना, किस तरह से सिस्टांस, सिन एंटी, इजेड कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं तो अपन देखेंगे नेक्स्ट वाले सेक्शन में।